कि बाबा साहब ने कहा मेरे दादा से कि भाई तुम बौद्ध बनना। मेरा दादा बौद्ध नहीं बना। उसके बाद मान्यवर साहब आए, साहब ने भी किसी को बौद्ध नहीं बनाया, उन्होंने बहुजन समाज बनाया। उसके बाद उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी आई, उन्हीं के जीते जी बहुजन समाज को सर्वजन बना दिया। और जब सर्वजन बना दिया और भाई साहब आपने आकर के द ग्रेट चमार बना दिया। हमसे तो कोई वाल्मीकि भी ना जुड़ेगा, हमसे तो कोई बघेल भी ना जुड़ेगा, हमसे तो कोई भैया को और जाति का नाई भी नहीं जुड़ेगा। तो आप बताइए बहुजन समाज के लड़के ने मेरे हाथ पकड़े, उनके हाथ बड़े तगड़े तगड़े थे। मैं तो छोटे से हाथ थे, छोटे छोटे हल्के हल्के हाथ थे मेरे दोनों हाथ उनके एक हाथ के बराबर थे। उन्होंने कहा राई जी आपका तो काम है बस छोरी पढ़ी नहीं पढ़ांगे और छोरी नौकरी वाली चाहिए और छोरी कपड़ों लत्ता धोवे। सारे कॉलेज तुम्हारे ही घर में समान शिक्षा की बात करते हो, तुम बेटा बेटी में समान लक्षण नहीं कर पा रहे, बेटी को हिस्सेदारी नहीं दे रहे, पाग तुम दे रहे, छोचक तुम दे रहे, कड़वा चौथ तुम कर रहे, भंबोला चौदस तुम कर रहे, सबरे के सबरे का मन्नत तुम कर रहे यार, तो पिटाई भी तुम्हारी होगी। हो रहा है और मक्खन हमेशा कम निकलता है, संख्या की बात नहीं होती है। अधिवेशन में खास लोग बुलाए जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग बुलाए जाते हैं, कार्यकर्ता लोग बुलाए जाते हैं जो आपके बताए गए निर्णय को जन जन तक पहुंचा सके। तो आज ये हमारा अधिवेशन है, इस अधिवेशन को आहूत करने के लिए हमारे साथियों का क्या नाम है, राष्ट्रीय समता मंच का और विभिन्न संगठनों का, या हमारे बघेल साहब का जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम दिल्ली में हम जैसे लोगों को बोलने के लिए आपने क्षेत्रीय लोगों को मौका दिया, स्थानीय लोगों को मौका दिया और कम से कम हमारी आवाज बुलंद करने। आज हमारे एक राष्ट्रीय नेता भी पहुंचे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी भी पहुंचे हैं और हम पर बड़े लांछन लग रहे हैं कि भाई हम उनको छोड़ करके यहाँ चले आए। बहुत सारे लोग थे, घर में से एक आध आदमी तो यहाँ भी होना चाहिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ मथुरा में आए हुए घटनाएं रोज घट रही हैं, रोज पिट रहे हैं हम लोग। और हम कहते हैं कि 2 अप्रैल को हमने एक लकीर खींच दी थी और पता नहीं वो लकीर कैसी खींची थी कि रोज हमारा पीड़न हो रहा है, हम मूंछों पे ताप फेर रहे हैं, हम बहुत बड़े बाबू बन गए, हम बहुत बड़े कलेक्टर बन गए, हम बहुत बड़े अफसर बन गए, हम मंत्री भी बन गए, हम विधायक भी बन गए, एमएलए भी बन गए, लेकिन फिर भी हमारा पीड़न नहीं रुक रहा है। और अब तो हमारा ना धर्म खतरे में है, ना हमारी नौकरी खतरे में है, हमारा तो भैया शिक्षा खतरे में है, हमारा तो भविष्य खतरे में है, हमारा तो भविष्य खतरे में है। अब समान शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? समान शिक्षा की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ रही है कि शिक्षा के बगैर मनुष्य पशु के समान होता है। हमारे ये कहावत है कि विद्या धन सो धन नहीं, विद्या धन सो धन नहीं, कहे संत सिरमौर, और जहाँ पे विद्या धन नहीं तासो पशु नहीं। और क्योंकि जिसपे शिक्षा नहीं होती, जिसपे ज्ञान नहीं होता, उसे पशु के समान कहा जाता है, और जो पशु के समान होता है वो आदमी से कुछ भी कराया जा सकता है। अब सरकार भी यही चाहती है, नई शिक्षा नीति देखिए आप, नई शिक्षा नीति में विद्यालयों को खत्म किया जा रहा है। 50,000 27,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने खत्म कर दिए। एक विद्यालय में 5 टीचर भी होंगे तो आप लगाइए क्या हिसाब हुआ, उसमें रिजर्वेशन की स्थिति क्या रही होगी, और कैसी स्थिति मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को, निजी स्कूलों को चला रखा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो बाबूजी बैठे हुए, जो हमारी सुरक्षा में बैठे हुए, ये हमारे भाई हैं, हमारी व्यवस्था में बैठे हुए हैं, इनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी तो बात छोड़िए, मजदूर की तो बात छोड़िए, एक ठीक ठाक कमाने वाला आदमी भी अपने बच्चों को अच्छे स्तर की शिक्षा नहीं दे पाएगा, और अच्छे स्तर की शिक्षा भले ही दे ले लेकिन समान शिक्षा नहीं दे पाएगा। कंपटीशन में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उस आदमी को कभी भी अवसर नहीं मिलेंगे। और अवसर क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास अवसर नहीं है। अवसर क्यों नहीं है आपके पास? कि विद्यालय नहीं है। विद्यालय क्यों नहीं है? कि सरकार नहीं चाहती। सरकार क्यों नहीं चाहती? कि सरकार आपको मजदूर बना के रखना चाहती है, आपका शोषण करके रखना चाहती है। और सरकार में बैठने वाले लोग कुंभ का आयोजन करना चाहते हैं। सरकार में बैठे लोग धार्मिक खतरा बता रहे हैं, सरकार में रहने लोग भगवान के ऊपर खतरा बता रहे हैं। अरे भाई, जिस संविधान से आपके भगवान का मंदिर बन गया, हजारों साल की परेशानियां थी, जिस संविधान की वजह से आपके भगवान को न्याय मिल गया, तो हमारे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप? किसानों को आप कुछ नहीं दे पा रहे, बहन बेटियों को आप कुछ नहीं दे पा रहे। और ये इसलिए हो रहा है कि हम कहीं जाति के मसले में फंस गए हैं। हम इसलिए फंस गए, हम रोजी रोटी के चक्कर में फंस गए हैं। ये सरकार का नियंत्रण है, ये धर्म का नियंत्रण है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो लोग जानवर की तरह जीवन जीते थे वो शिक्षा के कारण आगे बढ़े, और जो शिक्षा के कारण आगे बढ़े वो लोग आज अफसर बने। लेकिन न तुम कुछ पढ़े हो, हालात ही हो गए मित्रों। उनकी भी गलती है जो आरक्षण लेकर के आगे बढ़े।
कम कोई भी नहीं है, इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। न तुम कुछ पढ़े हो न हम कुछ पढ़े हैं। जब बाबा साहब छोड़ गए थे वहीं आज हम खड़े हैं। जहाँ तुम कुछ पढ़े हो न हम कुछ पढ़े हैं, जब बाबा साहब छोड़ गए थे वहीं हम खड़े हैं। तो हम तो सिर्फ इस बात पर लड़े, तुम इतना पढ़े हो हम उतना पढ़े हैं। हम तो सिर्फ इस बात पर लड़े कि तुम इतना पढ़े हो हम उतना पढ़े हैं। जब बाबा साहब छोड़ गए थे वहीं हम खड़े हैं। हम सिर्फ इस बात पर लड़े हैं कि तुम इतना पढ़े हो हम उतना पढ़े हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर की कमाई हम सब ने खाई। हमारे यहाँ नेता भी बड़े गजब गजब के आ गए। मैं एक बहुत बड़ी गजब की बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर राष्ट्रीय चैनल भी होगा, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। एक बार चंद्रशेखर जी मथुरा आए। चंद्रशेखर जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। वैसे हम रामायण में विश्वास नहीं करते, लेकिन रावण भाई साहब है हमारे। कौन है? रावण भाई साहब है हमारे, और क्रांतिकारी नेता है। इस दिल्ली की धरती से, इस जंतर मंतर से रियल बात बता रहा हूँ आपको। चंद्रशेखर जी मथुरा आए, और मथुरा आए तो मुझको उन्होंने देखा कि भैया इनको बुलाओ। मैंने अपने साथी से कहा जैसे ही ये मुझे देखेंगे तो ये मंच पर बुला लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यही होगा, हुआ भी यही। उन्होंने मंच पर मुझे बुलाया, एक फोटो भी खींचा। नया नया रंग था, लोगों के दर्शन नहीं होते थे, मेरा फोटो बड़ी सरलता से खिंच गया। हमारे कुछ साथियों ने उनको पैसे पूसे भी दिए थे समर्थन में। तो उन्होंने कहा राय जी आप हमारे साथ काम करिए। मैंने भैया हम आपकी रैली में दिल्ली कई बार गए और आपके साथ ही हैं, बड़ी गौर से सुनना, गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है। हम लोगों से भी गलती हो रही है कि गड़बड़ कहाँ पर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करिए। तो मैंने आप ही के साथ काम कर रहे हैं, खाना खा लीजिए, बाद में बात करते हैं। तो खाना भी खा लिया। फिर चंद्रशेखर जी बोले कि राय जी क्या सोचा। मैंने बाबू जी क्या सोचा, भैया जी क्या सोचा, आप ही के साथ काम कर रहे हैं, आप ही के साथ लड़ रहे हैं, आप ही के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जिधर ले जाते हैं उधर ले जाते हैं। पहले बहन जी ले जाती थी, अब आप ले जा रहे हैं, और आपके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आगे पीछे जाते हैं, शटल में धक्के खाते हुए जाते हैं, धक्के खा करके लौट के आते हैं। पहले बहन जी को नेता मानते थे, अब आपको भी नेता मानते हैं। छोड़ा उनको भी नहीं है, अगर आपको नहीं पकड़ा है तो चंद्रशेखर जी बोले कि भाई आप हमारे पदाधिकारी बनिए। तो भीम आर्मी का पहला जिलाध्यक्ष मैं बनने वाला था। तो मैंने उनसे सवाल किया कि चंद्रशेखर जी जब हमारे यहाँ इंडियन आर्मी है तो ये भीम आर्मी की हमको क्या आवश्यकता है, ये बजरंग दल की हमको क्या आवश्यकता है, हमको करणी सेना की क्या आवश्यकता है, हमको शिवसेना की क्या आवश्यकता है। ये तो उन्हीं की बात पूरी होगी अगर हमने भीम आर्मी बनाई तो। और फिर दूसरी बात, बाबा साहब, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने इतना कहा कि बाबा साहब 1956 में मेरे दादा से कह गए थे, तुमसे नहीं कह गए, मेरे दादा से कह गए कि भाई तुम लोग बौद्ध बनना। और मेरा दादा कभी बौद्ध नहीं बना, और मेरे दादा ने खूब मलाई खाई, मेरे दादा ने लाभ भी लिया, लेकिन बाबा साहब की कोई बात नहीं मानी। आखिरी बात तो उनकी बिल्कुल नहीं मानी। बाबा साहब ने 1956 में कहा कि आप बौद्ध बनना, और मेरा दादा नहीं बना। और उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब आए, जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ मैं। काशीराम जी आए, काशीराम जी ने भी किसी को बौद्ध नहीं बनाया, उन्होंने भी सबको बहुजन बना दिया। उसके बाद उन्हीं की जो शिष्या थी, बड़ी आज्ञाकारी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, बहुत गजब का शासन चलाने वाली, इसमें कोई संदेह नहीं है भी। और उन्होंने जो पेड़ लगाया उसका फल भी खाया। हमारे यहाँ एक कहावत थी कि जो वृक्ष लगाते हैं फल नहीं खाते। हमारे बहुजन समाज में अम्बेडकर के बाद ऐसे लोग पैदा हुए, अम्बेडकर मिशन ऐसा पैदा हुआ कि जो पेड़ लगाते थे उन्होंने फल भी खाया और उन्होंने उस पेड़ को भी काट दिया। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी पैदा हुए, पेड़ सूखने की कगार पर है। तो उन्होंने, मैंने कहा कि बाबा साहब ने कहा मेरे दादा से कि भाई तुम बौद्ध बनना, मेरा दादा बौद्ध नहीं बना। उसके बाद मान्यवर साहब आए, साहब ने भी किसी को बौद्ध नहीं बनाया, उन्होंने बहुजन समाज बनाया। उसके बाद उनकी शिष्या बहन कुमारी मायावती जी आई, उन्हीं के जीते जी बहुजन समाज को सर्वजन बना दिया। और जब सर्वजन बना दिया और भाई साहब आपने आकर के द ग्रेट चमार बना दिया, हमसे तो कोई वाल्मीकि भी ना जुड़ेगा, हमसे तो कोई बघेल भी ना जुड़ेगा, हमसे तो कोई भैया को और जाति का नाई भी नहीं जुड़ेगा। तो आप बताइए बहुजन समाज का निर्माण कैसे होगा। तो चंद्रशेखर जी ने मेरे हाथ पकड़े, उनके हाथ बड़े तगड़े तगड़े थे, मैं तो छोटे से हाथ थे, छोटे छोटे हल्के हल्के हाथ है मेरे दोनों हाथ उनके एक हाथ के बराबर थे। उन्होंने कहा राय जी आपका तो ब्लड भी नीला है। मैंने, भाई साहब बायोलॉजी में सबको पढ़ाया जाता है, 10वीं 11वीं में भी पता चल जाता है, रक्त कोशिकाएं बैंगनी और सफेद होती हैं जो नीली प्रतीत होती है। ये बात मैंने चंद्रशेखर जी से कही, वही माहौल आज हमारा हो गया। समान शिक्षा के लिए हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। समान शिक्षा के लिए 2 तरीके के आंदोलन होने चाहिए। एक तो संसद में होना चाहिए, संसद में हमने 520 लोगों को चिट्ठी लिखी, मेल के द्वारा भेजी अभी दिवाली से पहले। मद्रास से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था जिसकी परमिशन नहीं मिली, जिसकी परमिशन मद्रास से नहीं मिली। और राकेश टिकैत जैसे लोग उस आंदोलन को खत्म करके मेरे जैसे आदमी को जूस पिलाने मथुरा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अंदर 708 रुपया लगते थे, बिजली विभाग के द्वारा लूट, बिजली बिल जमा करने पर 300 रुपये काटने के, 300 रुपये जोड़ने के, और उस पर 108 रुपये की जीएसटी।
उसको हम लोगों ने खत्म किया। 422 दिन धरना चला, राकेश टिकैत कृष्णानगर बिजली घर पहुंचे, एक बारी नहीं 2 बारी पहुंचे। और उत्तर प्रदेश के अंदर बाजार का विकेंद्रीकरण के लिए हमने 21 दिन धरना दिया, वो भी काम हुआ। ऐसा नहीं, शासन में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, पर आप बात रखने वाले हो तो समान शिक्षा के लिए 2 तरीके के आंदोलन होने चाहिए। एक तो संसद के द्वारा, क्योंकि संसद में कानून बनता है, तो जो 131 सांसद हमारे चुने गए हैं वो समान शिक्षा पर विचार करें, उनका घेराव हमारी तरफ से होना चाहिए। कम से कम मेरा सुझाव लिख लीजिए, हम उनके घर पर पहुंचे, उनको चिट्ठी लिखे कि भाई तुमको शासक बना करके 1952 में बाबा साहब छोड़ करके गए, आपको सत्ता दे करके गए, 131 सांसद, 1250 एमएलए, लाखों की संख्या में ईडीसी पीडीसी प्रधान और करोड़ों की संख्या में नौकरी आपको दे करके गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाई? तो कम से कम संसद की तरफ से, विधानसभाओं की तरफ से ये बिल पास होना चाहिए और समान शिक्षा के लिए सेंटर में बिल पास होना चाहिए। इसके लिए हमें आंदोलन की तैयारी होगी। दूसरा तरीका जन आंदोलन, ये वाला तरीका। दूसरा वाला तरीका ये वाला आंदोलन, हम सड़क पर उतर करके लोगों को जागरूक करें, जैसा पूजा पाठ के लिए लोग तैयार कर रहे हैं। ये 5G जो हमारे पास आया है, हमारे पास कुछ नहीं है भाई साहब। हम समझ रहे थे हमारी तरक्की हो रही है, हमारी तरक्की हो रही है। हमने घर में आके देखा कि शनिवार के दिन हमारी बीवियां दीपक जला रही हैं, मंगलवार को दीपक जला रही हैं। उनको फेसबुक पर कह दिया गया है, उनको फेसबुक पर कह दिया गया है, उस पर मोबाइल पर कह दिया गया है कि मंगलवार को दीपक जलाने से आपके यहाँ लक्ष्मी आएगी, शनिवार को दीपक जलाने से धन आएगा, तो आपकी तरक्की होगी, बच्चे को नौकरी मिलेगी। तो हम तो भैया लुटे पिटे बैठे हुए, हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम अपनी बीवियों को नहीं समझा पा रहे, हम अपने भाइयों को नहीं समझा पा रहे, हम उल्टा सीधा पैसा कमा रहे और उन लोगों को पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे सभी पैसे वाले लोग उसी जगह पे पढ़ा रहे। अरे जो आदमी तुमको देख करके पसंद नहीं करता, जो तुम्हारी जाति को देख करके पसंद नहीं करता, वो तुम्हारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे यार? वो तो पैसे की खातिर तुम्हारे एडमिशन ले लेते हैं वो लोग, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। और ये पैसा जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हारी हालत यहाँ लाख ना वालाख नालाख जैसी होगी। तब आपको बिमल जी की याद आएगी, तब आपको राजेश टुडला की याद आएगी, तब बीरी सिंह जी की आपको याद आएगी, तब इंद्रजीत जी की आपको याद आएगी, तब आपको उस हर आदमी की याद आएगी जो आज फकीर की तरह सड़कों पर घूम रहा है। भाषण देना बहुत जरूरी है, सभी लोग भाषण देना सीखिए। प्लेटो ने कहा है कि अगर भाषण देना आप नहीं जानते, समय क्या 48 साल हो गई, अब समय का ध्यान क्या रखूं? समय का ध्यान तो तभी रखता जब 25 साल का था, 18 साल का था। अगर उस समय ध्यान रखता तो बहुत पैसे वाला होता, कहीं नौकरी वोकरी कर रहा होता। पहला व्यक्ति, मेरी शक्ल देखो, मैंने अवसर बहुत गंवाए। तमाम पार्टियों के नेता मेरे पास आते हैं, बीएसपी वालों ने लिया नहीं और कहीं और मैं गया नहीं, बीएसपी वालों ने लिया नहीं, कहीं में गया नहीं। मथुरा जनपद के सबसे बड़े आंदोलन मेरे नाम है, 1.5 साल के 18 मुकदमे मेरे ऊपर है। यहाँ भी दिल्ली 27-28 बार आया हूँ, बहन मायावती की तो कोई रैली हुई नहीं है। पर अब जब दिल्ली में हमारा नेता कोई रैली नहीं करेगा तो दिल्ली के प्रति लोग प्रेरित कहाँ से होंगे? कैसे समझेंगे? चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, इसमें हमारी हिस्सेदारी कहाँ पर है? कौन हमको यहाँ पर चाय पिलाएगा बताइए? चक्कर लगा करके घूम करके आ जाइए, कौन पूछेगा हमको? जिन गधों को हमने चुन करके भेजा था वो तो हमारी हालचाल पूछते नहीं, बताइए। तो और हमारे बाबूजी को तो छोरी को छोरा चाहिए, उन पे 2 ही काम है बस, छोरी पढ़ी ली पढ़ाएंगे और छोरी नौकरी वाली चाहिए और छोरी कपड़ों लत्ता धोवे। सबरे कॉलेज तुम्हारे ही घर में। समान शिक्षा की बात करते हो तुम, बेटा बेटी में समान लक्षण नहीं कर पा रहे, बेटी को हिस्सेदारी नहीं दे रहे, पाग तुम दे रहे, छोचक तुम दे रहे, कड़वा चौथ तुम कर रहे, भंबोला चौदस तुम कर रहे, सबरे के सबरे का मन्नत तुम कर रहे यार, तो पिटाई भी तुम्हारी होगी। मैं जहाँ हमारे यहाँ लड़की पिट गई है, ईमानदारी की बड़े बूढ़े बैठे हुए। आप बताइए, मैं परसों गया था, तो मैं गया था गांव में, मैंने भाई आप सबका जो है वो पुलिस ने मुकदमा लिख दियो, प्रशासन सबरे काम अन्य कर रहा है। तो अब भैया ऐसा है, हमारी बिरादरी को जो हिस्सा बने हो गई तो शादी बिरादरी में ही, अभी इतनी क्रांति तो ना भाई, तो कम से कम हम लोगों को 2 लड़के ढूंढ करके इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो भैया यही बात पे बिगड़ गए हमारे आदमी। तो समान शिक्षा की बात कहाँ से करोगे भाई आप? समान शिक्षा की बात को कैसे समझाओगे लोगों को? समान शिक्षा के बारे में कैसे समझाओगे? ये इतना आसान काम नहीं है, और ये जो काम है और कठिन भी नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन भी नहीं है। जब आप लड़ाई लड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप अपने घर से तैयारी करिए, आप अपने लोगों को समझाइए। और मेरा आपसे सुझाव है, कम से कम एमपीओ को चिट्ठी लिख करके दे, अपने नेताओं को चिट्ठी लिख करके दे, इनका घेराव करें, इनको जिम्मेवारी दे। ये सदन में हमारी बात उठाएंगे और हम सड़क पर उठाएंगे, तब जाकर के बातचीत हमारी पूरी होगी। मुझे आपने समय दिया, वैसे मेरी जिंदगी में अभी समय 70-80 साल की उम्र में करके मरूंगा, वैसे कोई परेशानी नहीं है, ज़्यादा जिएंगे हम लोग, इतना सारा काम कर रहे हैं। आज गलती से हमने वहाँ प्रसाद पा लिया है बंगला साहिब में, तो नशा सा हो गया है, हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि हम एक टाइम रोटी खाते 26 साल
साल में आज हमने वो रोटी खा ली भाई, से चला भी नहीं जा रहा हमसे। तो हमसे तो फ्री के भोजन नहीं चले तो फ्री की दौलत कैसे चलेगी? तो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, आपका हैंडल अब टूटने नहीं देंगे। विनय जी बार बार कह रहे थे हैंडल टूट जाएगा, हैंडल टूट गया था, आपको परेशानी हुई होंगी, उन परेशानियों को कम नहीं किया जा सकता। कि हिम्मत को मत तोड़िए, हिम्मत को बिल्कुल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और खूब बढ़िया तरीके से भाषण देना सीखिए। एक एक आदमी भाषण दो, बढ़िया तरीके से भाषण दो, अपनी बात को रखना सीखिए यार। भाषण नहीं दोगे तो तुम्हारी बात को कौन सुनेगा?